गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये घोषित किया कि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 1937 में कराएंगे। ये घटना सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए ही मुख्य नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया के लोग भी उत्साहित थे, क्योंकि उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार मिलने जा रहा था। अंबेडकर जी ने ऊंची जाति के हिंदुओं का अपने लोगों की तरफ व्यवहार देखकर और पूना पैक्ट का हाल देखकर खुद की एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का आइडिया आया, जिसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1935 में किया। पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो दलित, शोषित, किसान, लेबर इत्यादि सभी की परेशानियों को सुनेगी और उसका जल्द से जल्द निपटारा करेगी। साथ ही साथ गांवों में आवास और समाज के सुधार का भी कार्य उनकी जिम्मेदारी होगी। नवंबर 1936 को भीमराव जी जिनेवा को रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम के बोझ में वो बहुत थक चुके हैं। थोड़ा हवा पानी का बदलाव होगा तो उनमें फिर से उतना ही जोश भर जाएगा। वो बॉम्बे जनवरी 1937 में लौट गए। वहां से लौटते ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना हाथ दूसरे राजनीतिक पार्टी को भी बढ़ाया, जैसे एल.बी. भोपतकर जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के लीडर थे, और एन.सी. केलकर। केलकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शोषित वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। केलकर ने लोगों से मुख्य गुजारिश की वो अंबेडकर जी को वोट दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी दलितों के बेताज बादशाह हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दो मुख्य चेहरे उतारे ताकि वो अंबेडकर और भोपतकार वाली सीटों के विरुद्ध खड़े होकर दोनों को टक्कर दे सकें। फरवरी 17, 1937 में इलेक्शन आयोजित किए गए। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें यह निकलकर आया कि अंबेडकर जी ने भारी मतों से अपने विरोधियों को हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट जो अंबेडकर जी ने खड़े किए थे, उनको निर्वाचित किया गया था। मार्च 1937 में एक और घटना घटी जिसने अंबेडकर जी की सफलता पर चार चांद लगा दिए। वो ये थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट और थाने के असिस्टेंट जज ने यह फैसला सुनाया कि चवदार तालाब का इस्तेमाल अब दलित और अस्पृश्य समाज भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर हिंदुओं के वोट पाए थे, पर फिर भी वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने में असमर्थ थी। तब तक के लिए अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन हुआ और ये माना गया कि ये बस केयर टेकर मिनिस्ट्री होगी और 6 महीनों में फिर से मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी। आखिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंतरिम मिनिस्ट्री ने सम्मिलित किया और कांग्रेस पार्टी ने फिर से मेजॉरिटी में मिनिस्ट्री बनाई, जिसके प्रधान बी.जी. खेर हुए। आइए अब बात करते हैं अंबेडकर जी की देश की तरक्की में विभिन्न योगदान की। सबसे पहले जानते हैं उनकी लेजिस्लेटर की भूमिका में किए गए कार्य। अंबेडकर की खेर से पहली भिड़ंत तब हुई जब मिनिस्टर की 500 रुपए तनख्वाह, रहने के लिए घर और आने जाने का किराए का बिल पास कराना था। अंबेडकर जी इनके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि मिनिस्टर की तनख्वाह मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार 75 रुपए ही सही है। बिल को पास कराने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला, योग्यता। दूसरा, लोकतंत्र। तीसरा, अखंडता। और चौथा और आखिरी है प्रशासन की शुद्धता। मंत्रियों को 75 रुपए से ज्यादा सैलरी देना गलत है। उस पर खेर ने ये तर्क देते हुए कहा कि ये सब मातृभूमि को सेवा के लिए उन्हें दिए जा रहा है। जब प्रोविंशियल असेंबली सेशन में नहीं थी, तब भी अंबेडकर जी न सिर्फ शोषित तबके बल्कि किसानों और खेती कर रहे मजदूरों के लिए कैंपेन चलाते रहे। इन्हीं कैंपेन में 17 सितंबर 1937 को अंबेडकर जी ने एक सभा रखी और उसमें उन्होंने जमीनों की खोटी व्यवस्था को खत्म किया। अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खेती में दासवृत्ति की प्रथा को खत्म किया था, जो कि सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस लीडर और अंबेडकर जी की एक और असहमति हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट का नाम हरिजन रखकर बिल पारित कराया जाना था। अंबेडकर के एक अनुयायी बी.के. गायकवाड़ ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, जिसमें हरिजन के नाम को हटाया जाना था। उन्होंने अंबेडकर की सलाह लेकर एक स्पीच तैयार की, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अस्पृश्य लोगों को हरिजन मतलब भगवान के बंदे बोला जाएगा, तो ऊंची जाति के हिंदुओं को क्या शैतान बोला जाएगा।
अगर सारे लोगों को हरिजन बोला जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अस्पृश्य लोगों को एक प्यारा सा नाम दे देना उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह अगर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तब दलितों का विकास होगा। असेंबली में कांग्रेस के लीडर ज्यादा होने के कारण उनके इस अमेंडमेंट को स्वीकारा नहीं जा सका और उठा के फेंक दिया गया। इसको देखकर अंबेडकर जी अपनी सीट से उठकर बोलने लगे कि अगर इस अमेंडमेंट को पारित कर लिया जाता है तो किसी का इसमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि असेंबली में कांग्रेस के लीडरों की मात्रा ज्यादा है तो मुझे डर है कि आगे के कोई भी बिल पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम असेंबली की आगे की कार्यवाही छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें वर्किंग क्लास का चैंपियन भी कहा जा सकता है। सिर्फ दलितों और अस्पृश्य लोगों के लिए ही नहीं, अंबेडकर जी ने मजदूरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सितंबर 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पास करना चाहा। अंबेडकर जी ने यह कहकर इस बिल की आलोचना की कि यह सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा पहुंचाएगा, मजदूरों को नहीं। इस वजह से अंबेडकर और खेर की मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर के.एम. मुंशी का वाद विवाद भी हुआ, पर कांग्रेस का बहुमत होने के कारण यह बिल पास कर दिया गया। 7 नवंबर 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक दिन की स्ट्राइक रखी। बॉम्बे के सारे मजदूरों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बोला। इसमें 80,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन जमुना दास मेहता कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये स्ट्राइक रखी गई, जिसमें अंबेडकर और जमुना दास मेहता ने मिल के स्थानों का जायजा लिया जहां पर ये मजदूर काम करते थे। पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए। उनमें से एक पुलिस वाला भी था और कुछ दारोगा भी थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। उसी शाम को जमुना दास मेहता ने फिर से एक मीटिंग रखी, जिसमें सारे मजदूरों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी कि उन्होंने बहुत शांति से इस स्ट्राइक को समाप्त किया। इस सभा में अंबेडकर जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पक्का वादा करे कि वो दलितों और मजदूरों का साथ देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही कई आयोजन और आंदोलन के जरिए उन्होंने दलितों के लिए प्रखर आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर दलितों और मजदूरों के प्रिय लीडर बन चुके थे। उनके लीडर होने की विशेषताएं उनकी स्पीच में साफ नजर आई थीं, जब उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, सही के लिए लड़ने के लिए आपको मेरी सहमति की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस सहमति के लिए आपकी ज्यादा जरूरत है। आपने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है, हमें आपसे किसी और तरह की सहमति चाहिए और वो है साहस, एकता और दृढ़ता की। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई जीत नहीं जाते। आप अपनी तरफ से कोशिश करने का वादा करिए और हम अपनी तरफ से लड़ने का वादा करते हैं। न्याय हमारे साथ होते हुए हमें नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसमें कुछ भी भौतिक या अनैतिक नहीं है। हमारा संघर्ष हमारी आजादी के लिए है। ये लड़ाई मानव अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जिसको हिंदू समाज के द्वारा दबाया और विकृत किया गया है और हमेशा दबाया और विकृत किया जाएगा अगर राजनीतिक संघर्षों में हिंदू समाज जीत गया तो। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा और सलाह भी दूंगा कि शिक्षित होइए, आयोजित होइए और अगर वक्त पड़े तो आंदोलन भी कीजिए। खुद पर यकीन रखिए और आशा का साथ कभी मत छोड़िए। मैं सदैव ही आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह अंबेडकर जी ने एक सच्चे लीडर और लेजिस्लेटर की भूमिका बड़े ही साधारण पर दृढ़ तरीके से निभाई। ये सब जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान था नहीं, पर संघर्षों की आंच पर जलते हुए अंबेडकर जी ने अपना जीवन न्याय की भेंट चढ़ा दिया, जिसका फायदा अब हम लोग उठा रहे हैं। ये सब बस उनका और उनके अनुयायियों का ही किया गया प्रयास है, जो अब हम सींच रहे हैं।